Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the chapter Ishwaran the Storyteller, which is written by R.K. Lakshman and it is taken from our book Moments. So now let's get started with the chapter. So friends, this is our chapter and let me give you a short idea about the chapter, that what we are going to read in this chapter. So this chapter is mainly about two main persons, who is Mahendra and Ishwaran. Mahendra is a junior supervisor at a construction site and Ishwaran is his cook. So Ishwaran works for Mahendra, and we are mainly the main character of the story is Ishwaran, who had an amazing capacity of making stories in seconds, and he could make stories very frequently, and also the way of narrating the stories was also unique. So now let us start. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on him supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. So ये जो स्टोरी है वो महेंद्र ने एक यंग मैन गणेश को सुनाई थी. गणेश का नाम सिर्फ यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे बस ये स्टोरी की स्टार्टिंग है कि महेंद्र गणेश को ये बातें बता रहा है. सो महेंद्र का काम था एक जूनियर सुपरवाइज़र का. जूनियर सुपरवाइज़र का मतलब सुपरवाइज़र का काम होता है जो भी काम चल रहा है उस पर मतलब ध्यान रखना कि काम सही से हो रहा है या नहीं. तो महेंद्र जो था उसका काम था सुपरवाइज़ करना वर्क को, और कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे. कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, लाइक फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स. तो यहाँ पर महेंद्र जो था वो काम करता था, सुपरवाइजिंग था. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place even now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. So महेंद्र का काम था सुपरवाइजिंग करना. सुपरवाइजिंग मतलब टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, कि काम सही से हो रहा है या नहीं. और उसके बाद में उसके जो काम था वो ऐसा था कि जिससे उसमें बार बार जगहों को चेंज करना पड़ता था, अलग अलग जगह पे जाके काम को सुपरवाइज़ करना पड़ता था. तो उसका जो काम था वो बहुत ही भगदौड़ वाला था, कि मतलब उसका ट्रांसफ़र बहुत ही जल्दी जल्दी होता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह उसे मूव करना पड़ता था. He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas stand in the middle of the stone quarry. So महेंद्र का जो काम था वो सुपरवाइज़ करना था, और उसका जो काम था वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाला था. मतलब उसे अलग अलग जगह पे काम करने के लिए जाना पड़ता था. और वो एक बैचलर था. बैचलर मीन्स वो एक अनमैरिड था, और उसकी जो नीड्स थी वो भी बहुत सिंपल थी, और इसलिए वो कहीं पे भी रह सकता था. किसी भी तरह की कंडीशंस में वो खुद को एडजस्ट कर लेता था, क्योंकि उसकी एक फैमिली नहीं थी, उसको अकेला रहना था, इसलिए उसकी नीड्स भी बहुत ही सिंपल थी. एंड अब हमें उस एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि वो कैसी कैसी जगह पे भी रह सकता था. अगर एक घर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर ऐसा घर जिसमें उसे टेंट बना के रहना पड़े, उसमें भी वो रह सकता था, बिकॉज उसकी नीड्स जो थी वो बहुत ही सिंपल थी. नाउ बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. So, जो एक एसेट था महेंद्र का वो कौन था? ईश्वरन. एसेट मतलब एडवांटेज. महेंद्र को ये सब काम करना पड़ता था, लेकिन उसके पास एक एडवांटेज था जो कि उसका कुक था ईश्वरन. कैसे था एडवांटेज? क्योंकि ईश्वरन जो था वो महेंद्र से अटैच था, और वो उसे बिना कंप्लेन किए महेंद्र के साथ साथ चलता रहता था और उसे काम करके देता था. और क्या क्या काम करता था? सबसे पहले ईश्वरन उसके लिए, महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, और रात को महेंद्र और ईश्वरन दोनों एक साथ में बातें करते थे. एंड उसके बाद में हमें ईश्वरन की एक क्वालिटी बताई है, दैट ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. मतलब ईश्वरन जो है वो थोड़ी सी देर में मतलब बहुत सारी स्टोरीज बनाता था, और उसे एक्सप्रेस करने का जो तरीका था ईश्वरन का बहुत ही अलग था और बहुत ही अट्रैक्टिव था. Next is Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around.
He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. पहली जो क्वालिटी बताई वो ये थी कि वो बहुत सारी स्टोरीज़ बना सकता था बैठे बैठे। एंड नेक्स्ट उसकी जो अमेजिंग कैपेसिटी थी, मतलब कि उसकी क्वालिटी थी, वो ये थी कि वो थोड़ी चीज़ों में भी बहुत ही अच्छी डिशेस बना सकता था। मतलब अगर उसके पास कोई अच्छी वेजिटेबल नहीं है, अगर थोड़ी सी भी वेजिटेबल है, तो उससे भी वो, अगर मीन्स शॉप्स नहीं है उनके आसपास और वो ला नहीं सकता है कुछ भी, तो भी वो थोड़ी सी चीज़ से कुछ भी अच्छा सा बना सकता था। Next is Mahendra would be up early in the morning and leave for the work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. And it would be lunchtime by then. After eating, he would read up for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. So, ईश्वरन जो महेंद्र था वो जल्दी उठ जाता था सुबह, ताकि वो अपने काम के लिए निकल सके, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने साथ अपना खाना ले जाता था और अपने काम के लिए निकल जाता था। और ब्रेकफास्ट उसे कौन बना के देता था? ईश्वरन। उसके बाद महेंद्र के जाने के बाद ईश्वरन अपने जो शेड था, मीन छत थी, उसे साफ़ करता था। उसके बाद में कपड़े धोता था और उसके बाद में लेजरली बाथ लेता था। लेजरली बाथ मतलब बिल्कुल आराम से काफ़ी देर लगा के वो नहाता था, और साथ में वो क्या गाता था, एक प्रेयर मटर करता रहता था, प्रेयर गुनगुनाता रहता था। उसके बाद में जब उसका लंच टाइम हो जाता था तब वो खाना खा लेता था, और उसके बाद में, ताकि उसे नींद ना आए और नींद आने से पहले, वो एक बुक पढ़ता था। और वो बुक क्या होती थी? कोई तमिल थ्रिलर बुक्स होती थी जो कि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की होती थी। ईश्वरन की जो हैबिट थी कि वो रोज़ मतलब तमिल थ्रिलर बुक्स पढ़ता था, और उसके जो डिस्क्रिप्शंस थे वो ईश्वरन को भी हेल्प करते थे कि वो अपनी भी स्टोरीज़ बनाए और उन्हें एक्सप्रेस करें, और ईश्वरन को भी वो बहुत ही हेल्प करती थी। नाउ हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. ईश्वरन की जो डिस्क्रिप्शंस थी वो भी बहुत ही इन्फ्लुएंस करती थी तमिल ऑथर से, मतलब जो कि वो बुक्स पढ़ता था उन्हीं से वो आइडियाज़ लेके अपनी खुद की स्टोरीज़ और डिस्क्रिप्शंस बनाता था। और उसका जो वे था छोटी से छोटी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करने का, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता था, और सबको बहुत ही वो अट्रैक्टिव लगता था। उसको जो समझाने का तरीका था, स्टोरी सुनाने का तरीका था, और उसमें बहुत सारे सस्पेंस, सरप्राइज़ ऐड करता था। अब हमें उसका एग्जाम्पल दे रखा है कि वो कैसे किस तरीके से अपनी स्टोरीज़ को नरेट करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands out in a dramatic gesture, "The road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was just a fallen tree with its dry branches spread out." Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ईश्वरन किस तरीके से चीज़ों को नरेट करता था। जैसे अगर उसे कोई सिंपल सी चीज़ बतानी थी कि उसने एक रोड पे कुछ देखा जो कि था एक ट्री था जो कि नीचे गिर गया था, लेकिन वो उसे एक अलग तरीके से कहता था जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव तरीका था। वो कैसे कहता था? अपने आईब्रोज़ को ऊपर चढ़ा के, उसके बाद में हैंड्स को एक ऐसे गेस्चर में लाके कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, और फिर अपने बात को बताता था कि वो एक रोड था जो कि बहुत ही डेजर्टेड था, सैंड थी उस रोड पे, और वो अकेला वहाँ पे खड़ा था। और उसके बाद में कुछ उसने ऐसा देखा जो कि बहुत ही अजीब सा अलग था, दिख रहा था, लेकिन जब वो उसके पास जाके देखने लगा तो उससे पता चला कि वो बस एक ट्री था जो कि टूट कर नीचे गिर गया था और उसकी ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट हो रखी थी। तो ये सब बातें ईश्वरन जो है इस तरीके से अपनी स्टोरीज़ को बताता था, और मैं किसको बताता था? महेंद्र को। और महेंद्र उसकी बातों को आराम से बिना किसी मतलब अनक्रिटिकली सुनता था, मतलब सीरियस ना होकर सुनता था, बिल्कुल आराम से उसकी स्टोरीज़ को सुनता रहता था। नेक्स्ट वन इज़
The place I come from is famous for timber, Ishwaran would begin. There is a rich wooded forest all around. The logs are hauled on the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahav is not able to control them. After the prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. उसके बाद में ईश्वरन महेंद्र को एक और स्टोरी बताता है। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, जिसमें से एक दूसरी स्टोरी है जो हमें ईश्वरन बता रहा है महेंद्र को। इसमें वो बताता है कि ईश्वरन कहाँ से आया है। एक बहुत ही ऐसी जगह से आया है जो कि टिम्बर के लिए बहुत ही फेमस है, और वहाँ पर टिम्बर भी है और वहाँ के जो वुड हैं वो बहुत ही टिम्बर से भरे हुए हैं। फॉरेस्ट जो है वो टिम्बर से भरे हुए हैं। एंड उसके बाद में वहाँ पर वो बताते हैं कि वहाँ पे एक एलिफेंट्स भी हैं बहुत सारे जो कि वहाँ पर रहते हैं, और वो जो एलिफेंट्स हैं वो बहुत ही बड़े हैं, मतलब इतने बड़े हैं कि वो एक बीस्ट की तरह लगते हैं। एंड दे आर वेरी वाइल्ड। और जब वो मैड हो जाते हैं, मतलब वाइल्ड एंग्री हो जाते हैं, तब उसके जो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करने वाले होते हैं वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद में ईश्वरन अपनी कहानी फिर से सुनाने लग गया। So, the story is, one day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up the wild creepers, breaking the branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. So, अब कहानी में क्या होता है कि सबसे पहले एक टस्कर के बारे में बताया जाता है, मतलब एलिफेंट के बारे में, जो कि उस टिम्बर यार्ड से भाग जाता है। और वहाँ से भागने के बाद वो मतलब बिल्कुल पागल सा हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो बुशिस पे स्टैम्प करता है, जंप करने लग जाता है, कूदने लग जाता है, और सारे जो पेड़ पौधे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। और उसके बाद में वो कहता है कि महेंद्र को कि ये आपको तो पता ही है कि एक एलिफेंट जो है जब वो एंग्री हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, तब वो कैसा बिहेव करता है। और ईश्वरन उस स्टोरीज़ को बताने में इतना खो जाता था कि वो खुद से ही उनकी एक्टिंग करने लग जाता था कि वो कैसे असली में हो रहा था, ताकि वो जो सुनने वाला है, लिसनर है, उसे बिल्कुल ऐसा लगे कि वो असली में वो चीज़ हो रही है। नेक्स्ट इज़ द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। ही वुड कंटिन्यू. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered the school ground where children were playing, breaking through the brick wall. So, उसके बाद में एलिफेंट जो है वो टाउन में पहुंच जाता है, मीन्स टाउन के अंदर पहुंच जाता है। और उसके बाद में वो जो फेंसेस थी टाउन्स पे जो लगाई गई थी घरों में, वो मैच स्टिक्स की तरह वो तोड़ रहा था, मीन्स जैसे माचिस की तिल्ली होती है उस तरीके से वो आसानी से फेंसेस को तोड़ रहा था। उसके बाद में वो मेन रोड पे आया जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे जो कि फ्रूट्स, पोट्स एंड क्लोथ्स, इन सभी चीज़ों को बेच रहे थे, और वो भी उन सभी स्टॉल्स को भी वो बिल्कुल तोड़ के रख देता है। उसके बाद में वहाँ पे जो भी लोग थे जो कि वहाँ पे खड़े हुए थे वो हेल्टर स्केल्टर मीन्स इधर उधर भाग रहे थे पैनिक में, और उनसे एलिफेंट से बचने की कोशिश कर रहे थे। देन उसके बाद में जो एलिफेंट है वो एक स्कूल ग्राउंड में पहुंचता है जहाँ पे चिल्ड्रंस जो है वो खेल रहे थे, और स्कूल की जो वॉल है, ब्रिक वॉल थी, उसे बहुत ही आसानी से तोड़ के वो स्कूल के अंदर आ गया था। Now all the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum cap for water and uprooting the shrubs. तो उसके बाद में हमें बताया है कि उसने क्या क्या तबाही मचाई स्कूल के अंदर। उसके बाद में जब एलिफेंट स्कूल के अंदर घुस गया था तो सारे जो बॉयज़ थे जो वहाँ पे खेल रहे थे ग्राउंड में, वो सारे अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और डोर्स को टाइटली बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था एलिफेंट से। उसके बाद में जो बीस्ट था, मतलब जो बड़ा सारा एलिफेंट था, वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। क्या क्या उसने डिस्ट्रक्शन किया? सबसे पहले उसने फुटबॉल गोल पोस्ट को पुल आउट कर दिया, उसे उखाड़ के रख दिया। उसके बाद में वॉलीबॉल की जो नेट होती है उसे भी फाड़ दिया, और जो वहाँ पे वाटर के लिए ड्रम रखा था उसके ऊपर भी
उसे जो है वो तोड़ देता है और जितने भी श्रब्स थी यानी कि स्मॉल ग्रासेस थी उन्हें भी सब वो अपरूट कर देता है, मतलब जड़ से उखाड़ देता है। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. तो जब एलिफेंट जो है वो तबाही ये डिस्ट्रक्शन कर रहा था तो सारी टीचर्स जो हैं वो रूफ़ पे चले जाते हैं, स्कूल के टेरेस पे चले जाते हैं और वो हेल्पलेसली देख रहे थे एलिफेंट की जो डिस्ट्रक्शन वो कोस कर रहा था। हेल्पलेसली क्यों देख रहे थे? क्योंकि उनके हाथ में नहीं था कि किस तरीके से वो एलिफेंट को कंट्रोल कर सके और उन्हें एलिफेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और वो डिस्ट्रक्शन को हेल्पलेसली देख रहे थे। और वहाँ पर एक भी कोई भी आदमी नहीं था जो कि उसे पकड़ सके, कोई भी नीचे नहीं दिख रहा था और सारी जो स्ट्रीट्स थी वो बिल्कुल खाली हो गई थी। सब लोग अपने घर में भाग गए थे क्योंकि उस एलिफेंट से उन सभी को डर लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। मतलब पूरे टाउन में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लोग एकदम से, जो भी रहने वाले लोग हैं वहाँ पे, वो सब कुछ एकदम से डिसअपियर हो गए। क्लास एट दैट टाइम and I was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over suddenly me, and I grabbed cane from my hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and mechanically swung a branch of tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, hands in, stick in hands. People were watching in the scene, hypnotized from nearby housetops. So जब ये सब ड्रामा हो रहा था तब जो ईश्वरन था वो जूनियर क्लास में पढ़ रहा था उस टाइम पे और ये सब कुछ देख रहा था कि एलिफेंट किस तरीके से डिस्ट्रक्शन मचा रहा था। दैन उसके बाद में उसे पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि उसमें एक स्ट्रेंथ आई इतनी कि वो अपने टीचर के हैंड से एक स्टिक लेता है और नीचे स्टेयर्स के नीचे चला जाता है एलिफेंट के पास। उस टाइम पे एलिफेंट जो है अपनी ब्रांच में अपनी ट्रंक में ट्री की एक ब्रांच लेकर स्वंग कर रहा था उसे, और जो मिट्टी और डस्ट था उसे उड़ा रहा था अपने पैर को नीचे मार मार के। उसके बाद में वो जो बीस्ट था वो बहुत ही डरावना लग रहा था, लेकिन फिर भी ईश्वरन ने अपनी फोर्स को गैदर किया, स्ट्रेंथ को गैदर किया और उसके पास गया। धीरे धीरे उसके पास गया और सारे जो लोग थे वहाँ पे अपने जो घर में गए हुए थे वो अब बाहर देख रहे थे कि बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड होकर वो सीन देख रहे थे। मतलब उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, बस वो देख रहे थे किस तरीके से ईश्वरन एलिफेंट के सामने खड़ा था। और एलिफेंट जो है उसके पास में बहुत ही गुस्सा होकर देखता है ईश्वरन के पास, और एलिफेंट ईश्वरन के पास भाग के आता है उसे मारने के लिए। और उसके बाद में वो अपने ट्रंक को उठाता है और बहुत ही ज़ोर से आवाज़ निकालता है। At that moment, I moved forward and mustering all my force, whacked the third tunnel on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. तो उसके बाद में जब जो एलिफेंट है ईश्वरन के पास भाग के आ रहा था, तब ईश्वरन ने अपनी सारी फोर्स को एकदम से इकट्ठा किया और उसने सारी फोर्स उस स्टिक को मारने में लगाई। किस पे? एलिफेंट के थर्ड टनल पे उसने ज़ोर से उस स्टिक को मारा और वहीं पे जो एलिफेंट है वो कुछ देर के लिए सुन्न हो गया और पूरे अपने हेड से लेके फुट तक वो बिल्कुल शिवर हो गया था, मतलब बिल्कुल घबराने लग गया था और नीचे गिर के बेहोश हो गया था। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lighting the gas and warming up the dinner." Mahendra would have been listening with rapt attention would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the elephant. Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its mahout to the jungle. उसके बाद में ईश्वरन जो है अपनी स्टोरी को बीच में छोड़ देता था ताकि महेंद्र उससे पूछे कि तुम प्लीज़ अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करो, क्योंकि महेंद्र को उसकी स्टोरी सुनने में बहुत ही मज़ा आता था। लेकिन फिर भी ईश्वरन जो उसकी बात नहीं मानता था और बीच में कुछ और काम करने चला जाता था, और जब वो वापस आता था तब भी वो स्टोरीज़ को जल्दी से शुरू नहीं करता था। ईश्वरन को सबसे पहले उसे याद दिलाना पड़ता था कि इसका भी एंडिंग जो है वो बाकी है, आप मुझे वो भी बता दो। उसके बाद में ईश्वरन जो है अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता था। तब वो क्या कहता है कि 2 दिन बाद
उसे फिर से एक जंगल में लेके जाया जाता है। एक डॉक्टर उसे ठीक कर देता है जो कि एनिमल्स का डॉक्टर होता है, और उसे दोबारा से ठीक करके जंगल में भेज दिया जाता है। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। फिर महेंद्र पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी से एक इतने बड़े एलिफेंट को नीचे कैसे गिरा दिया, मतलब उसे बेहोश कैसे कर दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद जापनीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जुजित्सु it is called, I had read it somewhere, it temporarily paralyzes the nervous system, you see। तो उसके बाद में जब महेंद्र पूछता है कि तुमने उस इतने बड़े एलिफेंट को नीचे कैसे गिरा दिया, बेहोश कैसे कर दिया, तब ईश्वरन जो है बताता है कि ये एक जापानीज़ आर्ट है जो कि मैंने कहीं पे पढ़ी थी, जिसका नाम क्या होता है, जुजित्सु नाम की एक जापानीज़ आर्ट है जो ईश्वरन ने कहीं पे पढ़ी थी। और उसका काम क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए एक एनिमल को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज़ कर देता है, उसके नर्वस सिस्टम को स्टॉप कर देता है। मतलब कि वो कुछ देर के लिए एनिमल जो है वो सोचना बंद कर देता है, और उसका जो नर्वस सिस्टम है वो एक पैरालाइज़ हो जाता है, कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू रीड till here, and in the next video we are going to cover the full chapter, and thank you for watching।